हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमारा एक चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, चैप्टर नंबर 6 है। उसका लास्ट टॉपिक आज कवर करना है। लास्ट 2 टॉपिक्स है। हमने इसमें एक पॉलिसी पढ़ी थी जिसका नाम है, तो जो चैप्टर का नाम भी वही है, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी में एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को खत्म किया था। P स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर का जो मेजर रोल था वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर लिया था। और ग्लोबलाइजेशन में हमने कल ही पढ़ा कि हमने अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करा दिया, यानी कि अब हमारे देश से फॉरेन ट्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम कर सकते हैं। तो ये जो एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लगी थी, इससे कुछ हमारे देश को फायदे हुए, उसके मेरिट्स, और कुछ नुकसान भी हुए, उसके डिमेरिट्स। ये दोनों टॉपिक आज ही हम कवर करेंगे। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला फायदा हमारे देश को क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई थी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें लोगों को अपनी जीडीपी की ग्रोथ खुद दिख रही थी, उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल रही थी और इकोनॉमी अट्रैक्टिव इकोनॉमी हो गई थी फॉर एवरीवन। तो देखो क्या लिखते हैं, इंडियन इकोनॉमी हैव बिकम वाइब्रेंट ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज टू 8% पर एनम। हमारी ग्रोथ रेट हर साल 8% से हम जीडीपी में ग्रोथ कर रहे थे। प्रोडक्शन जो है 8% से बढ़ रही है। क्लियर हो गई बात? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गिव्स आर हम लिख सकते हैं, ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर इकोनॉमी हैज बिकम अ वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड आर जीडीपी हैज इंक्रीज एट द रेट 8% पर एनम। नंबर 2, दूसरा फायदा क्या हुआ, स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन थी वो भी एलपीजी की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। और खासकर हमारे देश का आईटी सेक्टर वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो गया था कि पूरा वर्ल्ड हमारे देश के आईटी सेक्टर को जानने लगा था, क्योंकि हमारा आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया था। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था कि हमारे देश में एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर में पूरे वर्ल्ड में अपने आप में सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, दैट इज इन्फोसिस। उसके सॉफ्टवेयर जो है वो इतने हाईली प्रोटेक्टेड है कि उसमें आज तक कोई फ्रॉड नहीं हो पाया। देखो क्या लिखते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलपीजी पॉलिसी देयर हैज बीन अ ग्रेट स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब होता है ग्रोथ। देयर इज अ ग्रेट स्टिमुलेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस दैट आईटी सेक्टर हैव अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। कह रहे एलपीजी की वजह से हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ आई और उस ग्रोथ की वजह से हमारा जो देश का आईटी सेक्टर है उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन यानी पूरे ग्लोब में पहचान मिली कि हाँ, इंडिया का आईटी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। वहां से आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी चीजें हमें अवेलेबल हो सकती हैं। नंबर 3, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। बेटा आपको अगर याद हो, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी आने से पहले महंगाई जो थी वो 16.7% से इंक्रीज हो रही थी। पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। एलपीजी आने का कुछ रीजन में ये भी एक रीजन था कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। उसमें 2 मेन रीजन थे, एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कम हो रहे थे हमारे पास। तो इन्फ्लेशन जो था, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज अगर आपको इस साल 100 रुपीज की मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर 117 की मिलेगी। मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 17% की ग्रोथ थी महंगाई में। तो उसको कंट्रोल किया था हमने इस एलपीजी पॉलिसी के थ्रू। जो हाई इन्फ्लेशन पे जा रहा था उसे मॉडरेट लेवल पे ले आए थे। मैंने डायग्राम भी बना के दिखाया था मॉडरेट के लिए, रेगुलेटर टाइप।
अब मॉडरेट लेवल यानी कि 5% तक ले आए थे हम एलपीजी पॉलिसी के थ्रू। किसको 5% ले आए थे? इन्फ्लेशन। महंगाई को 5% यानी कि कोई चीज आज 100 रुपए की तो अगले साल वो 105 की रहेगी, 117 की नहीं होगी। किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया था? थ्रू एलपीजी पॉलिसी। देखो क्या लिखते हैं, एलपीजी पॉलिसी हेल्प्ड अ लॉट इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन। महंगाई को कम करने में इसने बहुत हेल्प करी हमारी। एंड इट हैज ब्रॉट द इन्फ्लेशन टू माइल्ड कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज 5% पर है। नॉर्मल लेवल पे ले आया कि ऑन एन एवरेज आज भी जो महंगाई होती है वो 5% के रेट से होती है हर साल। आगे चलते हैं, कंज्यूमर सोवर्निटी। बेटा सोवर्निटी का मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कि अब कंज्यूमर को क्या मिलने लगी है? हाँ, इसने वर्ड सही बोला। सोवर्निटी का मतलब क्या है यहाँ पे? इज्जत। पहले जो प्रोड्यूसर थे वो गुड्स को प्रोड्यूस करते थे एज पर देयर रिक्वायरमेंट, कि भाई जो बन गया बेच देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई कंपनी आती नहीं थी। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते थे, यानी कि फॉरेन गुड्स हमारे कंज्यूमर को मिलेंगे ही नहीं। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद बाहर से कंपनी आने लगी, कंपनियां प्राइवेट होने लगी, बिजनेस में कंपटीशन आया, जिस वजह से अब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखने के बाद। आप देखते हैं आजकल जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो आप लोगों की जरूरत के हिसाब से मिलने लगा। मोबाइल फोन में लोगों को कैमरे पसंद आने लगे तो कंपनी ने फीचर से ज्यादा कैमरे पे फोकस करना शुरू कर दिया। इसको मोबाइल कम कैमरा ज्यादा बना दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो कस्टमर को सोवर्निटी यानी कंज्यूमर की डिमांड को इज्जत देने लगे। प्रोड्यूसर पढ़ो, देखो क्या लिखते हैं, इट हैज एक्सपैंडेड ओवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LPG policy. Because of this, producer widely responding to the consumer choice and preference. कहते हैं LPG की पॉलिसी की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड प्रेफरेंस। जो उसे चाहिए वैसा बनाता है प्रोड्यूसर आज की डेट में गुड्स। क्लियर हो गई बात? नंबर 5, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। Recognition of India as an emerging economic power. Economic power. Power यानी कि बेटा अब पूरा वर्ल्ड मानता है कि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, यानी इंडिया के ऊपर बहुत सारे देश डिपेंड होते हैं और इंडिया के ऊपर काफी सारी मार्केट्स डिपेंड हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। सबसे ज्यादा कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही है, जो लो कैटेगरी से लेके हाई कैटेगरी तक सारी वैरायटी में कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को। तो अब इंडिया को भी एक इकोनॉमिक पावर की तरह ट्रीट किया जाता है। इट इज जस्ट ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। देखो क्या लिखते हैं, अ बिग thanks to LPG policy, due to which the economic condition of India has improved and now India is recognized as economic emerging power in the world। कह रहे हैं हम उसे बहुत थैंक्स करते हैं क्योंकि इसकी वजह से इंडिया अब पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक पावर की तरह बन चुका है। क्लियर हो गई बात? हमने बेटा ये 5 पॉइंट पढ़े, एक बार इनकी समरी दिमाग में फीड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है ड्यू टू एलपीजी एंड वी हैव मार्क्ड द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम। देखो बेटा आप जब याद करते हैं पढ़ते टाइम भी ऐसे जरूर किया करो। आप हेडिंग पढ़ते चले जाते हैं, बाद में कहते हैं अच्छा समझ आ गया। समरी बनी दिमाग में? नहीं, भले ही लिखो ना, दिमाग में बननी बहुत जरूरी है। इसमें क्या लिखा था कि इंडियन इकोनॉमी इज अ वाइब्रेंट ड्यू टू एलपीजी एंड ड्यू टू विच जीडीपी हैज इंक्रीज 8% पर एनम। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो जीडीपी हैज इंक्रीज बाय 8%। वो यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला पॉइंट है भाई, मिक्स मत करो। यही होता है एक्चुअल में हमारे साथ। हम समरी की बनाते तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेटा पॉज। तो देखो हमने ये पढ़ा एलपीजी के पहला मेरिट हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, यानी कि ग्रोथ मेजर कर रही थी, जिसमें हमारी जीडीपी 8% से बढ़ी थी।
दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया कि हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ग्रोथ स्टिमुलेंट मतलब ग्रो करा, और उस प्रोडक्शन की वजह से हमारा आईटी सेक्टर पूरे ग्लोब में रिकॉग्नाइज हो रहा है। इंडिया के आईटी सेक्टर को सब जानते हैं। 2 पॉइंट ये पढ़े। तीसरा हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल किया। जो इन्फ्लेशन एलपीजी आने से पहले 16.7% से बढ़ती थी, अब वो मॉडरेट लेवल पे आ गई है टू 5% पर एनम। कंज्यूमर को सोवर्निटी यानी कंज्यूमर इज रिस्पेक्टेड बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नाउ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। फिर हमने पढ़ा रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। इसमें हमने क्या लिखा? वी थैंक एलपीजी पॉलिसी बिकॉज ऑफ विच नाउ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। पॉइंट नंबर 6, एलपीजी का 6th बेनिफिट हमारे देश को क्या हुआ है? अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा आपको शायद याद हो कि 1991 यानी एलपीजी आने से पहले हमारे देश में जो मार्केट थी वो मोनोपोली हो गई थी या नहीं हो गई थी? किसकी मोनोपोली हो गई थी? पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बन चुकी थी। सारा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। बट जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आई, ये मोनोपोली से कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स एंटर हो चुके थे। देखो बेटा क्या लिखा है इस हेडिंग में? विद द लॉन्च ऑफ एलपीजी पॉलिसी द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मार्केट हैज चेंज्ड अ लॉट। कह रहे जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आई, हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। कैसा बदला? देखो हेडिंग में ही है कि मोनोपोली से अब कंपटीशन जनरेट होने लगा। इट हैज बीन चेंज फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर टू अ कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर एंड नाउ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। कह रहे बहुत सारी वेराइटी के प्रोडक्ट मिलने लगे आपको, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप आज देखते भी हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, 2000 का भी ले रहे हैं ना अगर, तो आप क्या कहते हैं कि भैया इसके अलावा कोई और है? बिकॉज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। क्या पता इससे बेटर सस्ते रेट में मिल जाए। तो मोनोपोली से कॉम्पिटिटिव आया, और कॉम्पिटिटिव की वजह से कस्टमर को वाइडर चॉइस भी मिली और कंपैरेटिव प्राइसेस भी मिलने लगे। लास्ट पॉइंट इसका, अ सब्सटैंशियल इंक्रीज in India's foreign exchange reserve। बेटा ध्यान से समझना, मैंने आपको एक पॉइंट अभी लिंक भी किया था कि हमारा एलपीजी पॉलिसी लाने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड क्यों किया था। उसके 2 ही रीजन थे। एक तो इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, और दूसरा हमारे रिजर्व्स श्रिंक हो रहे थे। हमने पीछे पढ़ा था कि इंडिया के फॉरेन करेंसी के रिजर्व श्रिंक हो रहे थे, क्योंकि हम पॉलिसी क्या फॉलो करते थे कि जो रिजर्व्स हैं उन्हें सेव करो, रादर जनरेट करने से बेटर हम क्या सोचते थे, बचा लो। अब उससे रिजर्व श्रिंक होने लगे, उस वजह से एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी। तो एलपीजी के आने से एक अच्छा इफेक्ट तो होगा कि हमारा सब्सटैंशियल इंक्रीज हुआ, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगे। और जब आपके देश में फॉरेन करेंसी के रिजर्व बढ़ते हैं ना, तो दूसरे देश के जो लोग होते हैं वो आपके देश में बिलीव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, अगर दूसरे देश के लोग आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, आइदर दे आर गिविंग यू लोन और दे आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर, उनको रिटर्न मिलना है। भाई लोन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट मांगेंगे, ठीक है, और अगर शेयर ले रहे हैं तो डिविडेंड मांगेंगे। तो उनको फंड्स चाहिए। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी ही नहीं होगी तो आप क्या उन्हें उनकी करेंसी में फंड दे पाएंगे? नेवर। तो वो तो तभी विश्वास करेंगे ना जब आपके पास उस देश की करेंसी का रिजर्व होगा। इस वजह से लोगों का आपके देश में विश्वास बढ़ने लगा, बिकॉज यू हैव इंक्रीज योर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव रीच टू अ कंफर्टेबल लेवल। कह रहे एक अच्छे खासे लेवल पे हमारे रिजर्व पहुंच चुके हैं। दिस हैज इंक्रीज इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट। इससे पूरे ग्लोब के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। नेक्स्ट, हमारे ये गुड इफेक्ट्स खत्म हो गए बेटा।
देयर आर 7 पॉइंट्स ऑफ गुड इफेक्ट्स। तो इसमें हम याद कर सकते हैं VC स्क्वायर RSS, एक एस और है, एक्चुअल में 2 एस से हमारा काम होता है। कैसे? VC, V मतलब हम, यहाँ पे WE नहीं है, VC हमने देखा, क्या देखा? RSS, बेटा RSS तो सब जानते होंगे, क्या है RSS? हाँ, क्या नाम है इसका? नहीं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यानी कि उन्होंने एक पार्टी बनाई हुई है जिसमें वो ऑब्वियसली सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए जाते हैं। आप सबने देखा है, मैं बता देता हूं। आप सबने देखा हो कुछ लोग सुबह व्हाइट शर्ट और जो जैसे खाकी कलर की शॉर्ट्स पहन के वो सुबह ज्यादातर योगा या एक्सरसाइज या पीटी कराते हैं पार्क्स में। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो हेल्दी बना रहे, तो उनको आरएसएस फील्ड से बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इनको आरएसएस वालों को एक एस और है, याद करते हैं। वी स्टैंड्स फॉर वाइब्रेंट इकोनॉमी, 2 सी है इसमें, चेक ऑन इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर सोवरेनिटी। चेक ऑन इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर सोवरेनिटी। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। एस क्यूब है, स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड सब्सटैंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, याद कर लेंगे आप इसे। इसके मैं सीधा बैड इफेक्ट्स पे मूव कर रहा हूं। इस एलपीजी के आने से हमारे देश को नुकसान क्या हुआ है? सबसे पहला नुकसान, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है, जिसके ऊपर हमारे देश की मोर देन 50% पॉपुलेशन डिपेंड है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। हमारे देश की प्रोडक्शन या जीडीपी या ग्रोथ तो हो रही थी, बट एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम हो गई थी। इट वॉज नियरली 2 to 3% ओनली। और बाकी सारा फोकस किस पे चला गया था हमारा? इंडस्ट्रीज पे, टर्शरी सेक्टर पे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। बट एग्रीकल्चर वॉज कंप्लीटली इग्नोर्ड ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी। देखो क्या लिखते हैं, ग्रोथ ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग एलपीजी पॉलिसी वॉज मेनली फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी मतलब फैक्ट्री वगैरह, और टर्शरी सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब। ठीक है, वो मेनली फोकस इन पे हो गया था, सेकेंडरी एंड टर्शरी पे। ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज अवॉइडेड एंड इट सफर्ड अ लॉट। उसको बहुत नुकसान हुआ। इट्स ग्रोथ रेट वॉज मिजरेबली लो एंड इट वॉज ओनली 2 to 3% पर एनम। एग्रीकल्चर का ग्रोथ सिर्फ 2 to 3% रह गया था पूरे साल में। It has widened the gap between rural economy and urban economy। इससे क्या हुआ, गांव के इलाकों में और शहरी इलाकों में गैप आना शुरू हो गया। कैसे भाई? खेती जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ होता है? रूरल एरियाज में। और इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप होती है? अर्बन एरिया। तो उनका गैप और ज्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट वही सेकंड पॉइंट वही बता रहा है, अर्बन कंसेंट्रेशन ऑफ अर्बन कंसेंट्रेशन। बेटा अर्बन कौन से एरियाज होते हैं? शहरी। ग्रोथ जो हो रही थी, ग्रोथ प्रोसेस जो था, उसका फोकस कौन से एरियाज पे था? कंसेंट्रेशन किस पे था? अर्बन एरियाज पे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट जो सेटअप हो रही थी वो कहाँ होती? अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरियाज की जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी और बंदी हो गई थी एक तरह से। देखो क्या लिखते हैं, LPG policy does not pay any attention towards rural areas as all the MNCs were set up in urban areas। क्योंकि सारी MNC कहाँ सेटअप हो रही थी? अर्बन एरियाज में। Therefore, it leads to deepening the gap between rural economy and urban economy। इससे क्या हुआ, रूरल और अर्बन इकोनॉमी के बीच में जो गैप था वो और ज्यादा डीपन हो गया था, वो और ज्यादा बढ़ गया था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर आज की डेट में इतनी ज्यादा चीजें खरीदने को रेडी हो चुका है एलपीजी के आने की वजह से, जो चीजें उसके मीन्स
के दायरे में नहीं आती, हमें वो भी खरीदनी है। आप सब जानते हैं आज सबको मोबाइल चाहिए और महंगे से महंगा चाहिए, चाहे हमारी पॉकेट अलाउ करे या ना करे, अफोर्डेबिलिटी हो या ना हो, बट वी आर डिमांडिंग बिकॉज हमें दिखता है कि ये चीज अच्छी है, ये होनी चाहिए, इसका ये फायदा है, ये जेब अलाउ करे या ना करे। इट इज जस्ट ड्यू टू एलपीजी। एलपीजी आने से लोगों की डिमांड बढ़ने लगी ना, तो लोग क्या करें, दे वांट द प्रोडक्ट बाय गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। दिस इज द लिमिटेशन। पढ़ते हैं, स्प्रेड ऑफ एमएनसी विद रेफरेंस टू एलपीजी पॉलिसी। कह रहे जब एमएनसी बढ़ी एलपीजी की वजह से, हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इससे क्या हुआ, कंज्यूमर बढ़ गए लार्ज स्केल पे, ड्यू टू विच कंज्यूमर हैज बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट। वो खर्चा करने के हैबिचुअल हो गए। कंज्यूमर हैज बिकम स्पेंड थ्रिफ्ट गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स। और वो क्या करने लगे, अपनी मीन्स से ज्यादा आगे जाने लगे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा चीजें खरीदने लगे। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। बेटा ध्यान से समझना, ये हम ऊपर समझ भी चुके हैं। जो ग्रोथ हो रही थी ना हमारे देश में, वो कुछ ही सेक्टर में हो रही थी और कुछ सेक्टर कंप्लीटली इग्नोर हो रहे थे। तो वन साइडेड ग्रोथ हो रही थी, पूरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। बेसिकली आपको बताऊं, एलपीजी के आने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इग्नोर हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे थे कंज्यूमर। कौन से ले रहे थे? जो फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम हो गया था हमारे देश का। देखो इन्होंने लिखा है, बट आईटी सेक्टर ने बहुत ग्रोथ करी है तब से आज तक। आप देखते हैं हमारे देश में कंप्यूटर्स में कितनी जल्दी जल्दी ग्रोथ आई है। हम देखते हैं हर रोज कुछ नया आता है कंप्यूटर और मोबाइल की फील्ड में। इट इज जस्ट ड्यू टू आईटी सेक्टर। देखो क्या लिखते हैं, द मेन फोकस ऑफ एलपीजी पॉलिसी वर ऑन आईटी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। दो पे काम गया, आईटी सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर। हर कोई नौकरी करने का इच्छुक है, तो ग्रोथ हुई, बट फॉर आईटी सेक्टर एंड फॉर सर्विस सेक्टर this gradually overshadow the process of industrialization as well as farming sector। दोनों सेक्टर इग्नोर हो गए थे हमारे देश के, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी और फार्मिंग सेक्टर। नेक्स्ट इज कल्चरल इरोजन। बेटा कल्चरल इरोजन का मतलब क्या है कि एलपीजी की वजह से हमारे देश का जो कल्चर है ना, वो खत्म होता जा रहा है। कैसे एलपीजी की वजह से हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, ध्यान से समझना। एलपीजी की वजह से हर इंसान, हर बच्चा आजकल क्या चाहता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। मतलब मेरी अपनी जॉब हो, 10-12 हजार मैं कमा के कम से कम अपना खर्चा निकालूं। अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फैमिली एंड सोसाइटी वो इग्नोर कर रहा है। और ये किसकी वजह से हुआ? एलपीजी पॉलिसी कहीं ना कहीं इसकी रीजन है। भाई अगर एलपीजी ना आती तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होती। और जब आपको शुरू से ही दिखता कि आपका सारा काम फैमिली ने किया है, तो आप अपने कल्चर को कभी इग्नोर ना करते, खासकर अपनी फैमिली को। भले ही सोसाइटी को इग्नोर कर देते, बट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ना भागते। देखो क्या लिखते हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडियन कल्चर हैज बीन इरोडेड। कह रहे ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में क्या हुआ, इंडिया का कल्चर खत्म हो गया। फॉरेन, ये जो हम आजकल क्लोथ्स वेयर कर रहे हैं, अगर इंडिया में फॉरेन कंपनी ना आती तो शायद हम सब ये कपड़े ना पहनते। कुछ सेलेक्टेड तो पहनते तब भी, बट सब ना पहनते। तो कह रहे हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इंडियन कल्चर हैज बीन इरोडेड एंड एवरीबडी वांट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। हर कोई क्या चाहता है, इकोनॉमिकली मैं इंडिपेंडेंट रहूं एंड डज नॉट वांट टू पे अटेंशन टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली और द सोसाइटी। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, किसकी? फैमिली की भी और सोसाइटी की भी। फुल स्टॉप। लॉयल्टी टुवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी हैव स्टार्टेड टू वैनिश ड्यू टू मटीरियलिज्म। कह रहे हैं ये जो मटीरियलिज्म यानी सेल्फ इंपॉर्टेंस हम देने लगे, इस वजह से हम किसको इग्नोर कर रहे हैं? अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी। लॉयल्टी मतलब हम कितने अच्छे से उनके साथ रहते हैं। हम लॉयल्टी से कैसे रहते हैं? सिर्फ जाते हैं उनके साथ, जब वो अच्छे से बात कर रहे हैं तब हम अच्छे से बात करते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो हमें भी पता है आगे से जवाब कैसे देना होता है। तो लॉयल्टी का मतलब तो हम समझते ही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म।
इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे अगर मैं हेडिंग लिखूं कि इसकी वजह से हमारे देश के पूरे टुकड़े हो चुके हैं, हमारे देश पूरा सोसाइटी कॉलोनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एलपीजी ने, क्योंकि उसने हर एरिया में कल्चर वाइज प्रोडक्ट अलग अलग कर दिया कि हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ी सी दूसरे स्टेट में चले जाओगे दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये वैरायटी आने से कुछ नुकसान भी हुए हैं कि हमारा देश पूरा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखो क्या लिखते हैं, एज एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल वी आर सफरिंग फ्रॉम। कह रहे जैसी एमएनसी बढ़ती जा रही है हम उसके कंट्रोल से सफर कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म उनका इफेक्ट क्या आ रहा है कि हमारी देश को इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म से फेस करना पड़ रहा है। मतलब कुछ एरिया बहुत रिच और कुछ एरिया बहुत ही पुअर। जहां पे आप देखते हैं एमएनसी सेटअप नहीं है, वहां पे बिजनेस नहीं है, वहां पे लोगों की लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वहां पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हो गया। पैसों से लेके कॉलोनियलिज्म कि वहां पे पैसा नहीं है और थोड़ी सी दूर में जाके एक शहर सेटअप है, वहां बहुत पैसा है। आप सब जानते हैं मुंबई के पास कुछ ऐसे वो बनी हुई है बस्तियां जो न्यूज में हम लोगों ने देखी है कई बार, मतलब मुंबई से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, उनके पास इवन खाने को भी नहीं है और आगे चले जाओ तो बस आपको लाइफ पता ही है। तो इट इज जस्ट ड्यू टू एमएनसीज। ड्यू टू दिस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स आर मार्जिनलाइज्ड ड्यू टू द पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। इस वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे वो खत्म हो गए, मार्जिनलाइज मतलब उनका काम खत्म हो गया, बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। उनके पास कंपटीशन देने की हिम्मत नहीं है एमएनसीज को, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इसके डीमेरिट्स हुए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।